जानेंगे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन थे, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, उनका जो प्ले है दैट इज़ मैन एंड सुपरमैन। ये जब इन्होंने लिखा इसके मेन मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं उनको हम समझेंगे कि किस पर्सपेक्टिव में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। सो इसको समझने के लिए प्लीज़ स्टे विद मी, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर नजीबुल्लाह। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द प्ले मैन एंड सुपरमैन। इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मेरा तरीका ये होता है पढ़ाने का, ये प्ले आपको अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ विद इन 10 मिनट्स आपको मैं बता दूंगा दीज आर द कैरेक्टर्स, दीज आर द थीम्स एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द प्ले। लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं राइटर का जो बैकग्राउंड है उसको जहन में रखे, उसके जो थीम्स है उसको जहन में रखे, फिर आपने एक प्ले को कनेक्ट करना है दूसरे प्ले से। इन दिस वे आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वाई हम स्लो एंड स्टडी चल रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे। वीडियोज़ शायद लंबी हों लेकिन यू हैव टू हैव पेशेंस। अब चलते हैं थोड़ी इंट्रोडक्शन की तरफ। किसकी? GBS की, दैट इज़ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हम इसको पढ़ेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में? मैन एंड सुपरमैन, जो एक प्ले है जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है। अब इस राइटर का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आपकी पैदाइश हुई है जुलाई 26, 1856 में डबलिन में, दैट इज़ देयर इन इंग्लैंड, सॉरी आयरलैंड। आप सिर्फ डबलिन आयरलैंड ये याद रखें, मोर देन इनफ है। एंड डाइड ऑन नवंबर 2, 1950। 1950 में आपकी डेथ हुई है और 1856 में आप जो है पैदा हुए। तकरीबन 90 ईयर्स प्लस आपकी एज है। अब आपकी जो पर्सनालिटी है वो इन्फ्लुएंस किस चीज़ से हुए आप? एक आपके फादर से जिनमें ह्यूमर और आयरनी थी, और एक आपके जो मदर थी शी लाउड म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें जो आप में हैं GBS में वो आपके पेरेंट्स से आप में आई हुई हैं। आपका जो करियर स्टार्ट हुआ था, आप चले गए थे आयरलैंड से इंग्लैंड इन 1876 और 5 अनसक्सेसफुल नॉवेल्स लिखे स्टार्ट में। जब उन्होंने स्टार्ट के 5 लिखे नॉवल वो अनसक्सेसफुल रहे। सो ही बिकेम अ जर्नलिस्ट एंड अ क्रिटिक। आपकी जो पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज़ को हम देखेंगे तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसफर हैं। इनकी अलग सी स्टोरी, आप इनसे बड़े इंस्पायर हुए थे, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर मैं ये पढ़ाना शुरू कर दूं हमारा प्ले जो है वो रह जाएगा। और सपोर्टेड सोशलिज़म फिर एक अलग सा थॉट है, आपने इसको बड़ा सपोर्ट किया, ये आगे जाके हम प्ले में ज़रूर पढ़ेंगे। देन मेंबर ऑफ फेबियन सोसाइटी। फेबियन सोसाइटी क्या थी? ये उस टाइम एक सोसाइटी बनाई गई थी जिनका मानना ये था कि भाई वी नीड चेंज विद इवोल्यूशन नॉट रिवोल्यूशन, यानी यकदम से आसमान ज़मीन ने करके चेंज लाना, दे डिडंट अप्रिशिएट इट, उनको इवोल्यूशन के थ्रू चेंज चाहिए था। तो आपके जो GBS साहब हैं वो इसके मेंबर थे। इनकी जो फेमस वर्क्स हैं आप इसको देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ आर्म्स एंड द मैन, सेकेंड वन इज़ कैंडिडा, थर्ड इज़ मैन एंड सुपरमैन, देन मेजर बारबरा एंड सेंट जॉन। तो इसमें अगर बाकी याद नहीं रहती, आर्म्स एंड द मैन आपने लाजमी याद रखना है बिकॉज इट इज़ क्वाइट नियर टू दिस मैन एंड सुपरमैन। एक आध नाम और आप जहन में रखें, ये आपके मेजर वर्क से प्लेज हैं। अच्छा, आप इनकी थीम्स क्या है? आप जो हैं कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, आप लिखा किस चीज़ के बारे में थे, किस चीज़ के बारे में लिखा करते थे? फर्स्ट वन इज़ द सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म्स पे के थीम्स आपके राइटिंग में आपको मिलेंगी। देन क्रिटिसिज्म ऑफ मोरालिटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियाज़, ह्यूमन प्रोग्रेस एंड इवोल्यूशन। ये 4 मेजर थीम्स हैं जो आपके प्लेज में दिखाई देंगे। ये हर एक राइटर का अपना एक थीम होता है, वो उसी के बारे में लिख रहा होता है। तो आपके राइटिंग में आपको ये वाली सारी चीज़ें नज़र आएंगी। मैं इसको थोड़ा सा फिर समराइज़ कर दूं। आपकी 1856 में डबलिन में पैदाइश हुई है, 1950 को आपकी डेथ हुई है।
जो आप में ये ह्यूमर है और जो आयरनी है, म्यूज़िक वगैरह जो है, ये आपके पेरेंट्स से आपको मिला। आप 1876 में लंदन गए, 5 अनसक्सेसफुल आपने नॉवेल्स लिखे, उसके बाद आप जर्नलिस्ट और क्रिटिक बने, एंड देन कार्ल मार्क्स से आप बड़े इन्फ्लुएंस्ड हुए और सोशलिज्म को आपने सपोर्ट किया, एंड फेबियन सोसाइटी को के आप मेंबर थे। फेबियन सोसाइटी के बारे में बता चुका हूँ। ये इनके मेजर वर्क है, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, मैन ऑफ सुपरमैन, मेजर बारबरा एंड सेंट जॉन। और ये आपके थीम्स है सोशल रिफॉर्म, क्रिटिसिज्म ऑफ मोरालिटी एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ और ह्यूमन प्रोग्रेस एंड इवोल्यूशन, इस चीज़ के बारे में आप लिखा करते थे। ये इनकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी जो आपको थोड़ी बहुत लाजमी पता होनी चाहिए कि ये किस टाइप के बंदे थे। अब हम आते हैं हमारे इस प्ले की तरफ, दैट इज़ मैन एंड सुपरमैन। इसके टाइटल पे मैं आज बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक स्टोरी हमारी स्टार्ट नहीं हुई। मैं आपको सिर्फ बताऊँगा जब एक नई नवेली दुल्हन आती है किसी घर में तो उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है फैमिली मेम्बर्स कि ये आपकी सास हैं या आपके ससुर हैं, आपके देवर हैं वगैरह वगैरह, और उनके जो शौहर होता है वो उनको उनकी क्वालिटीज़ बताता है, ये मेरी अम्मी हैं और इनकी तबीयत ऐसी ऐसी है। तो जब उस नई नवेली दुल्हन को उन कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है कि ये काम ऐसे करते हैं, ये बात ऐसे करते हैं, इनकी फितरत ये है, तो फिर उस दुल्हन को आसानी होती है उस घर में एडजस्ट होने के लिए। तो वैसे ही आपके साथ मैं करूँगा, जो कैरेक्टर्स हैं इस ख़ानदान में जब हम आ रहे हैं, जो मैन और सुपरमैन का है, उसके कैरेक्टर्स आपको मैं बताऊँ कि ये इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, ताकि फिर आपको आगे प्ले समझ आ सके कि किस कैरेक्टर को अगर हम पढ़ रहे तो किस तरह से हम उनको समझेंगे। कीपिंग इन माइंड वन थिंग कि देयर आर सो मैनी कैरेक्टर्स। आपके मेजर कैरेक्टर्स होते हैं, प्ले में माइनर कैरेक्टर्स होते हैं। हम क्या करेंगे, मेजर कैरेक्टर समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें ये याद रहे, राइट। सो फर्स्ट जो आपका कैरेक्टर आता है दैट इज़ जॉन टैनर। जॉन टैनर नाम आपने अभी से याद रखना है क्योंकि ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपको हर जगह सुनाई देंगे। इनकी क्वालिटीज़ भी आपको पता, क्वालिटीज़ नहीं, ट्रेट्स आपको पता होनी चाहिए। जॉन टैनर क्या है, ही इज़ द हीरो ऑफ द प्ले। इस पूरे प्ले का हीरो है आपके जॉन टैनर साहब, और अ रेडिकल थिंकर एंड राइटर। आप एक रेडिकल थिंकर है। अब रेडिकल थिंकर क्या होता है, वो दुनिया से थोड़ा हट के सोचता है। जिस तरीके से आप काम कर रहे होते हैं रेडिकल थिंकर उस तरह से नहीं कर रहा होता। उनको वो चीज़ बड़ी डिफरेंट लग रही होती है, वो किसी और तरीके से करना चाह रहा होता है। और राइटर भी हैं जॉन टैनर साहब। इज़ इंटेलिजेंट, ज़हीन, आउटस्पोकन एंड समवट एरोगेंट। ये एक चीज़ भी आपने लाजमी मेंशन करनी है। ज़हीन भी है, आउटस्पोकन भी है, बोलता भी है, लेकिन कुछ बदतमीज़ भी है। अब ये एक छोटा सा एक एलिमेंट उसकी पर्सनालिटी में है। अब ज़ाहिर है जब आप एक रेडिकल थिंकर हैं, आप अच्छे राइटर भी हैं, ज़हीन भी हैं, आउटस्पोकन भी हैं, तो एरोगेंट तो बनता है, राइट। सो ही सिम्बलाइजेज। अब हर कैरेक्टर जो आपको जीबीएस ने दिया हुआ है वो कुछ ना कुछ शो कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि बस इसमें ये क्वालिटीज नहीं, थ्रू दिस आपको जीबीएस जो है वो आपको कुछ शो करा रहा होता है। इनके थ्रू ही सिंबलाइजेज द सुपरमैन। पहले आप देखिए, एक मैन है, सेकेंड इज सुपरमैन। सुपरमैन से आप गेस कर पा रहे हैं वो क्या सिंबलाइज करना चाह रहे हैं आपके पास, सुपरमैन कंसेप्ट, बट आयरॉनिकली फेल्स टू अचीव इट। यानी ये जो सुपरमैन का कंसेप्ट है वो आपके जीबीएस जो हैं वो जॉन टैनर के थ्रू शो कराना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप प्ले पढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये कैरेक्टर जो है आखिर तक सही नहीं चला। ये जो सुपरमैन की स्टेज है वो तोड़ दिया गया। किसके थ्रू, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो ऑथर ऑफ द ये लिखा है इन्होंने, द रिवोल्यूशनिस्ट हैंडबुक, ये इन्होंने लिखा है। सो बिलीव्स इन फ्रीडम, ये आज़ादी पर यकीन रखता है। अब स्टोरी में मैं नहीं जाऊंगा, बड़ा प्यारा कैरेक्टर है और इसका जो बिलीव्स इन फ्रीडम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, राइट। सो आपके जॉन टैनर साहब हो गए, प्ले के हीरो हैं, बड़े इंटेलिजेंट है, आउटस्पोकन है, थोड़े एरोगेंट भी हैं, और आपने किताब भी लिखी है, द रिवोल्यूशनिस्ट हैंडबुक लिखी है, और जो आपके जीबीएस साहब है वो सिंबलाइज करवा रहे हैं सुपरमैन का कंसेप्ट, लेकिन बाद में वो फेल हो जाता है। सुपरमैन का कंसेप्ट आपके जॉन टैनर से होता है। सेकेंड इज एन वाइटफील्ड। अब आप एन को देखिए,
is a female protagonist and represents the life force. अब हीरो जो था, मर्द हीरो, वो आपने जॉन टेनर को देखा. एन वाइटफील्ड जो है वो आपकी फीमेल प्रोटैगोनिस्ट है, यानी फीमेल हीरो है आपकी. इट इज़ द अपोजिट ऑफ एंटागोनिस्ट, राइट. और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट द लाइफ फोर्स. ये सेंट्रल आइडिया है. लाइफ फोर्स किसका? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की फिलॉसफी का सेंट्रल आइडिया है. अब ये लाइफ फोर्स है क्या? मैं आसान वर्ड्स में यहाँ समझाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में हम फिर प्ले में जाएंगे. लाइफ फोर्स ऐसी है कि चाहते हुए ना चाहते हुए एक औरत जो है उसके अंदर एक चीज़ होती है कि मुझे ख़ानदान बनाना है, मुझे बच्चे पैदा करने हैं, मुझे इस सिस्टम को आगे लेके चलना है. ये किसके थ्रू शो कराया है? बर्नार्ड शॉ ने. एन वाइटफील्ड के थ्रू उसने ये चीज़ शो कराई है. और आपके जो टेनर साहब है वो इस चीज़ को नहीं मान रहे. अब आगे फिर हम प्ले में पढ़ेंगे. सो लाइफ फोर्स आपने याद रखना है कि ये एक बिल्ट इन चीज़ होती है इंसान के अंदर, स्पेशली औरतों के अंदर, कि हमने फैमिली को आगे लेके चलना है. सो सेंट्रल आइडिया इन शॉस फिलॉसफी आप ज़हन में रखिए. इससे क्वेश्चन आपसे आ सकता है लाइफ फोर्स थ्योरी के बारे में. सो अपीयर्स स्वीट. अपीयर्स, इसको आप देखें, ये खातून जो है अपीयर्स यानी दिखती है किस तरह? स्वीट, चार्मिंग एंड ओबीडियंट. स्वीट दिखती है, चार्मिंग दिखती है और ओबीडियंट दिखती है. बट बीनीथ दिस फिर क्या होती है? दिस लाइज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड स्ट्रेटेजिक पर्सनालिटी. बाहर वो बड़ी मासूम सी, प्यारी सी, अच्छी सी दिख रही है, लेकिन अंदर से जो ये खातून है, जो आपकी एन है, वो बड़ी लाइक स्ट्रॉन्ग विल्ड है, यानी इसके विल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब बड़ी तगड़ी खातून है. एंड स्ट्रेटेजिक पर्सनालिटी, थोड़े बड़े स्ट्रेटजीज बनाती हैं वगैरह वगैरह. इसको आप समझ सकते हैं. सो आपके जॉन टेनर हो गए, ये आपके एन वाइटफील्ड हो गई. देन रोयबर्ग रैम्सडेल. अब ये किस टाइप की पर्सनालिटी है? सो कन्वेंशनल, रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन. कन्वेंशनल यानी पुराने तौर तरीकों के, और रिस्पेक्टेबल है, एक बूढ़े आदमी हैं. हु रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल विक्टोरियन वैल्यूज़. आप जो हैं ट्रेडिशनल विक्टोरियन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस इस प्ले में. सो ही डिसअप्रूव्स ऑफ टेनर्स रेडिकल आइडियाज़ एंड कंसिडर्स हिम इमोरल. आप जो हैं अपोजिट है जॉन टेनर के. उनके जो आइडियाज़ हैं आप उनके ख़िलाफ़ हैं और उसको वो इमोरल समझता है. ये फ्रीडम चाह रहा होता है, इसके बहुत सारे ख्यालात थे, लेकिन ये विक्टोरियन वैल्यूज उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो रिबोक का ख्याल ये है कि यार ये जो है बड़ा बदतमीज़ है. आप अपनी मिसाल लीजिए, आपके जो अभी थॉट्स एंड थिंकिंग्स हैं वो आपके वालिद को शायद पसंद नहीं है. उनको लग रहा है कि यार तुम कहाँ से बदल गए. और जो आपके वालिद के तौर तरीके वो आपके दादा को पसंद नहीं है. जनरेशनल गैप है. ये यंग है एंड ये ओल्ड है. उसके बाद एक्स एज अ गार्डियन टू एन. ये एन का गार्डियन है. एन के फादर जो है वो मर चुके होते हैं और ये रोयबर्ग जो है वो इनके गार्डियन होते हैं. ओके, उसके बाद हम आते हैं ऑक्टेवियस रॉबिन्सन, जिसको इसका एक नाम और भी है जिसको कहा जाता है टेवी. टेवी के नाम से भी इनको एड्रेस किया जाता है. ये फिर क्या है? रोमांटिक एंड इमोशनल यंग मैन. ये बूढ़े हैं, ये आपके रोमांटिक और इमोशनल यंग मैन है. ये करेक्टर्स आपने ज़हन में रखने हैं. टेवी जो है रोमांटिक है, इमोशनल यंग मैन है. ही इज़ डीपली इन लव विद किसके साथ? एन. एन के साथ आपको मोहब्बत है. अनलाइक टेनर, इनकी तरह नहीं. ही इज़ जेंटल, आइडियलिस्टिक एंड नेव. अनलाइक टेनर, ही इज़ जेंटल, आइडियलिस्टिक एंड नेव, यानी जेंटल आदमी है, शरीफ आदमी है. इसकी तरह बदतमीज़ नहीं है. बट इसकी बदतमीज़ी का ये मतलब नहीं कि ये मतलब बुरी तरह से बदतमीज़, अच्छे इसके साइड्स भी हैं. सो रिप्रेजेंट्स रोमांटिक लव एंड ट्रेडिशनल डिवोशन. इस कैरेक्टर के थ्रू क्या शो कराया गया है? रोमांटिक लव एंड ट्रेडिशनल डिवोशन. ये ऑक्टेवियस रॉबिन्सन हैं. उसके बाद हेक्टर मेलोन जूनियर. हेक्टर मेलोन जूनियर ये आपके फिफ्थ कैरेक्टर है. ही इज़ अ रोमांटिक लवर एंड वेल्दी अमेरिकन सन. ये कौन है? एक रोमांटिक लवर है
और एक वेल्दी, एक अमीर अमरीकी बंदे का ये बेटा है। सो ही इज़ इन लव विथ वायलेट रॉबिन्सन। वायलेट रॉबिन्सन के साथ इनको मोहब्बत होती है। वायलेट कौन है हम आगे पढ़ेंगे। रिप्रेजेंट्स रोमांटिक रिबेलियन, राइट, एंड हाईलाइट्स इश्यूज ऑफ क्लास एंड वेल्थ इन सोसाइटी। अब ये क्या करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इश्यूज ऑफ क्लास एंड वेल्थ इन सोसाइटी। अब ये एक अमीर अमेरिकन का बेटा है और इस कैरेक्टर के थ्रू क्लास के जो डिफरेंसेस है वो दिखाए गए। अब इसको समझने के लिए हम एक बार वायलेट को भी समझना पड़ेगा। वायलेट को समझते हैं। ऑक्टेवियस सिस्टर, अब ये जो है ये किसकी सिस्टर है, ऑक्टेवियस की। और ऑक्टेवियस कौन है, ये वाला ऑक्टेवियस रॉबिन्सन की सिस्टर है वायलेट, यानी ये दो जो हैं बहन भाई है। इसको मोहब्बत है एन से और इससे मोहब्बत है हेक्टर को। ऑक्टेवियस सिस्टर एंड अ प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वुमन। आप एक प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वुमन है, कोई 17-18 साल की बच्ची नहीं है कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, उसको हर एक चीज़ समझ में आ रही होती है। सो शी सेक्रेटली मैरीज हेक्टर मेलॉन एंड फेसेस सोशल क्रिटिसिज्म। आप क्या कर रही हैं, सेक्रेटली मैरीज, किससे शादी आपकी होती है, हेक्टर मेलॉन से, यानी इस बंदे से आप चुपके शादी कर रही होती है। एंड फेसेस सोशल क्रिटिसिज्म, और इन पर क्या होता है, सोशल क्रिटिसिज्म होता है इन पर कि बाबा आपने चुप के शादी क्यों की, अव्वल की क्यों है, उसके बाद फिर चुप के आपने की है। अब ज़ाहिर छुपने की रीज़न यही है कि क्लास डिफरेंस है इन दोनों के बीच और सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी। देन रिप्रेजेंट्स मॉडर्न वुमेनहुड एंड इंडिपेंडेंस। वॉयलेट के थ्रू जो है आपको शो कराया गया है मॉडर्न वुमेनहुड, जो मॉडर्न एज की खातून है वो, एंड इंडिपेंडेंस। अब ये चीज़ें शो कराएगी आपकी जो मॉडर्न खातून है वो नहीं देखेगी कि लोग क्या कहेंगे, राइट। अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, इनका ये मानना है। और इंडिपेंडेंस को, आज़ादी पसंदी को शो कराया गया है वॉयलेट के थ्रू। सो कंट्रास्टिंग विद एन्स मैनिपुलेटिव बट सोशली एक्सेप्टेबल अप्रोच। अब इनका जो है एन की तरह नहीं है। एन जो है वो एक स्ट्रेटजी से आ रही हैं और अपना काम निकाल रही, उनका वैसे नहीं है। सो शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट फॉरवर्ड खातून है, जो करना है डंके की चौक पे करना है, अदरवाइज नहीं करना। सो ये वॉयलेट रॉबिन्सन है। और इनके भाई को आप देखें, नाकाम आशिक, पीछे पड़े हुए एन के। सो इन दोनों के कैरेक्टर्स भी आप देख सकते हैं। बड़ा सिंपल है, ये यंग आदमी है, अच्छी क्वालिटीज़ भी है, बुरी भी हैं। इनको मोहब्बत है इनसे, और ऑक्टेवियस और वायलेट जो है बहन भाई हैं। ऑक्टेवियस को मोहब्बत है एन से, एन को है टेनर से, और इन दोनों के आपस में मोहब्बत है। तो सारी चीज़ें मिक्सअप नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद मेंडोजा को देखते हैं। ये हमारा 7th कैरेक्टर है, दैट इज़ द बैंडिट। बैंडिट कहा जाता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि चोर उचक्के होते हैं, उनके पास असलहा वगैरह होता है, एंड दे डू रॉबरी इन ग्रुप्स। अब ये आप देखें, फिलोसफिकल बैंडिट हु लीड्स अ ग्रुप ऑफ आउटलॉज। अब चोर उचक्का है और वो क्या करता है, फिलोसफिकल भी है। हु लीड्स अ ग्रुप ऑफ आउटलॉज, यानी जो चोर उचक्के हैं, ये जो कानून तोड़ने वाले हैं, उनका सरबराह है कौन, आपका मेंडोजा। अब आप देखिए, एक चोर, एक डाकू, वो भी फिलोसफिकल बैंडिट हो गए। ये किसने कराया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने हमें दिखाया। इज़ एजुकेटेड, तालीम याफ्ता भी आज के दौर में बहुत सारे तालीम याफ्ता लोग वो चोरियाँ कर रहे हैं। ह्यूमरस का मजाक भी अच्छा है, फन, एंड सरप्राइजिंगली रिफाइंड। ये मेरे लिए बड़ी नई थी जब मैंने इसको पढ़ा था। ये जो मेंडोजा है ये एजुकेटेड भी है, ह्यूमरस भी है, और सरप्राइजिंगली रिफाइंड भी है, मतलब बड़ा तोल के बोलता है, लेकिन चोर भी है। सो प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ। हर प्ले में एक अच्छा राइटर क्या करता है, वो उस प्ले को थोड़ा सा इजी करने के लिए कॉमिक रिलीफ रखता है। इस कॉमिक रिलीफ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉमिक रिलीफ में होता ये है कि जब आप पूरा प्ले पढ़ते हैं, उस पर कोई टेंशन वगैरह, कोई मसला वगैरह होता है, तो फिर एक ऐसा कैरेक्टर ऐड किया जाता है जिसे देख के फिर बंदा थोड़ा सा हंस देता है।
So Shaw shows Shaw's idea that even outlaws can possess intelligence and morality. शाह साहब का ये ख्याल है कि बाबा जो आपके चोर उचक्के हैं उनमें भी जो जहानत और मॉरलिटी है ये चीज़ें हो सकती हैं और वो मेंडोजा के थ्रू हमें दिखाई गई हैं. Then comes the last character, that is the Henry Straker. Henry Straker जो है, Straker is Tanner's chauffeur and represents the working class. Yes, Henry Straker जो है ये आपके टेनर का क्या है, ड्राइवर है, उसकी गाड़ी चलाता है और क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. ही इज़ प्रैक्टिकल, ऑब्जर्वेंट एंड समटाइम्स क्रिटिकल ऑफ टेनर्स आइडियाज़. ड्राइवर होके आप बड़े प्रैक्टिकल हैं, हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं और कभी कभार क्रिटिकल ऑफ टेनर्स आइडियाज़, जो टेनर्स के ख्यालात हैं उस पर क्रिटिसिज्म भी करता है कि मालिक आप ये सही नहीं कर रहे हो या आपका ये इस ख्याल से वो सही नहीं है. Adds realism to the play and highlights class differences. ये रियलिज्म पे हमारे पिछले सेशन में भी बात हो चुकी है कि हकीकत पसंदीदगी जो है इस प्ले में वो ऐड होती है हेनरी स्ट्रेकर से और हाईलाइट द क्लास डिफरेंस को भी, क्योंकि वो अमीर है और ये गरीब है, वो शो कराएगा इसके थ्रू. और यहाँ पे आके हमारे मेजर कैरेक्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. अब इसको मैं कंक्लूड अगर करूँ, इन द प्ले शॉ प्रेजेंट्स अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स एंड एक्सप्लोर थीम्स लाइक लव, मैरिज, सोशल नॉर्म्स, क्लास एंड लाइफ फोर्स. ये वाले थीम्स इनके प्ले में आते हैं और यहाँ पे आके हमारा फर्स्ट जो है पार्ट ख़त्म हो जाता है. अब अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, इस प्ले का हम बैकग्राउंड देखेंगे. ये तो अभी आपने सिर्फ कैरेक्टर्स जाने और राइटर के बारे में जाना, अब इसका बैकग्राउंड देखेंगे. मैन सुपरमैन लिखा क्यों गया है, वी विल गो फॉर द टाइटल सिग्निफिकेंस, कि ये टाइटल क्यों दिया गया, इसका मतलब क्या है. इससे रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है और इसके बाद फिर हम प्ले को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे इन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इन द पार्ट 2 ऑफ इट. थैंक यू सो मच.